आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ऐसा स्टॉक दो जिसमें मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है। हाल ही में ये थोड़ा अपस्विंग आया है, लेकिन यहाँ से क्या ये बड़ा रिटर्न देगा, आज पूरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हम लोग डिटेल में व्यू करेंगे। क्योंकि देखो, उनका मैनेजमेंट अच्छा है, सीईओ ने काफी बड़े बड़े वादे किए हैं, कह सकते हैं ना, गाइडेंस भी बहुत बड़ा दिया है, लेकिन प्रॉब्लम वो है कि उस तरह से रिजल्ट नहीं आया है। अगर बात करें अगेंस्ट द पीएस, आईसीआईसीआई बैंक के सामने काफी हद तक जो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है उसमें भी आईडीएफसी बैंक बहुत पीछे रहा है। तो क्या करना चाहिए आईडीएफसी बैंक को, यानी इन ऑर्डर टू कम एट अ लेवल ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, अगर आगे जाके एक बड़ा मल्टी बैगर बनना है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या क्या सुधार आने चाहिए ऑपरेशन, और क्या चीजें आपको देखनी चाहिए इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट, पूरा डिटेल में इन डेप्थ रिव्यू करेंगे। और आगे जाने से पहले का स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और यहाँ जो भी डिस्कशन होगा सिर्फ आपके नॉलेज के लिए होगा, यहाँ कोई recommendations नहीं है। जो हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं वो हमारे www.ca-tapan.in में जो हमारा पैकेज है, मॉडल पोर्टफोलियो, वो सब हम लोग देते हैं, तो वो आप जाके देख सकते हो। और मैं एक वीडियो भी आपके लिए यहाँ पे लिंक करने वाला हूँ मैसेज बॉक्स है, जहाँ से आप ना पूरा कैसे आप स्टॉक एनालिसिस कर पाओगे, एक पूरा वीडियो है, वो जरूर देखिएगा। चलिए, बात वापस आते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। देखो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अगर हम लोग ओवरऑल पूरे रिटर्न देखें ओवर द टाइम, तो अगर आप यहाँ देख सकते हो कि अगर आप रिटर्न देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ऑलमोस्ट ना एक साल से तो इतना बड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट 1% डाउन है, 3 साल का 13%, 5 साल का 20% है, इतना एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, लेकिन उस तरह से आया नहीं है कंपेरेटिवली। इसका भी देखो, आईसीआईसीआई बैंक का भी 16 है, लेकिन 5 साल में उसने अगर आप देखो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अभी यहाँ आपको एक चीज समझो, जब आप बैंक देखते हो ना, तो बैंक में तीन रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही देखना है, बाकी सब छोड़ दो। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है आरओई, एक है आरओए, और तीसरा है प्राइस टू बुक वैल्यू। ओके। अगर हम लोग, मैं यहाँ एक काम करते हैं आपकी भलाई के लिए, मीन्स आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे, कि हम लोग क्या करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को आईसीआईसीआई बैंक से कंपेयर करते हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक अभी बेस्ट इन द क्लास है। ओके। तो उसके सामने क्यों आईसीआई आईडीएफसी बैंक पीछे पड़ा, यानी पीछे कंपेरेटिवली बहुत सारे मैट्रिक्स में, जैसे आरओई, आरओ ए और सीएमपी में। अगर देखो आरओई की बात करें तो एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक का 17.89 है, जबकि इसका कितना है, ओनली 4.21, बहुत ही कम है। अगर मैं आरओए ले लूं तो 2.18, विच इज वेरी गुड। दो के ऊपर आरओए लाना किसी भी बैंक के लिए बहुत टफ होता है, वो उनका आईसीआईसीआई बैंक है, और यहाँ देखो 0.46 है। अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए तो आईसीआईसीआई बैंक का 3.1 है, यानी बहुत महंगा है, 3 यानी अगर आप देखो सबसे महंगी बैंक है। जबकि यहाँ अगर आप देखो तो कंपेरेटिवली आईडीएफसी बैंक सस्ती है, 1.36। लेकिन जो आरओई आरओए में क्यों इतना पीछे है, वो थोड़ा हम लोग इवेल्युएट करते हैं। और इसके क्यों प्रीमियम ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक को मिल रहा है, वो हमें देखना रहेगा। तो ये रेशियोज को हम लोग थोड़ा नो ड्रॉप डाउन करते, तो इससे आपको ज्यादा पता चलेगा। ठीक है। अब जब हम लोग ये दो बैंक को कंपेयर करते हैं गाइस, तो एक बात समझ लो कि हर एक का बिजनेस अलग होता है, करेक्ट। आईडीएफसी बैंक का अलग बिजनेस है, आईसीआईसीआई बैंक का अलग बिजनेस है। मैं ट्राई करता हूँ आपको जितनी अच्छी तरह से सिंपल वे में मैं आपको समझा पाऊँ। तो अगर आप देखो कि ओवरऑल अगर आप देखो तो प्राइस टू बुक वैल्यू होता है, या आरओई आरओई काफी हद तक उनके बिजनेस पे, उनके मार्जिन्स पे और बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। अगर मैं बात करूं कि देखिए, अगर आईसीआईसीआई बैंक का देखे ना, तो काफी हद तक मिक्स लैंडिंग है। ऐसा है कि कॉर्पोरेट को भी जाता है, रिटेल्स को भी जाता है, फिर बाकी सब इंस्टीट्यूशन को भी जाता है, व्हीकल लोन है, पर्सनल लोन है, सब कुछ है। जबकि अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखो तो ये 80% रिटेल तरफ फोकस है, यानी और एमएसएमई और वो सब पे फोकस है। ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो बेसिकली लोन, अगर आप देखो पर्सनल लोन देते हो या वो सब लोन देते हो ना, तो आपको एक्चुअली उसमें यील्ड ज्यादा आते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा मिलते हैं। तो उस तरह से ना आईडीएफसी बैंक को इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर रही है। व्हीकल ले लो, लोन ले लो, या एसएमई लोन ले लो, या आप पर्सनल लोन ले लो, तो उनसे लोन का इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, लेकिन डिफॉल्ट भी ज्यादा होता है। ओके। तो वहाँ यील्ड जो है ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ज्यादा मिल रहा है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक को कंपेरेटिवली
यील्ड कम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जो मेजर है ना, वो कहते हैं ना कि होम लोन और वो सब है। अगर मैं आपको वो चीज अगर आपको देखने हैं, तो मैं एक तरह से आपको बताता हूँ। एक मिनट। तो उससे आपको ज्यादा पता चलेगा। जस्ट मिनट, आई जस्ट शो इट टू यू कि किस तरह से। नो। या अगर देखिए, अगर मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करूं, तो जैसे मैंने बोला ना कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखिए, मैंने जैसे क्या बोला कि यहाँ नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा है कंपेयर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक। ये ब्लू लाइन है ना, वो आईसीआईसीआई बैंक है। तो ये क्यों ऐसा है, उसका बात समझो। जैसे मैंने बोला ना कि वो जो पर्सनल लोन और एमएसएमई लोन और वो सब में लोन देते, लेकिन प्रॉब्लम ये हो ना इस बार, एसएमई लोन जो एमएसएमई लोन होता है ना, या एमएफआई लैंडिंग बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग, वहां डिफॉल्ट ज्यादा हो गई तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है तो आपका, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। तो डिफॉल्ट है ना, इस लेवल पे ज्यादा आ गया, इसलिए इनको प्रॉब्लम आ गई थी, उनको एनपीए प्रोविजन बुक करना पड़ा, इसलिए उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी। अगर आप कासा रेशियो देखो, तो कासा रेशियो भी अगर आप देखो, तो ये देखो देखो, ये जंप देख रहे हैं अब, सितंबर 2015 में 0.7 था, यानी पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन प्रोवाइड करती थी आईडीएफसी बैंक। फिर उन्होंने क्या किया, आपको पता है ना, 7% का वो इंटरेस्ट देता है सेविंग अकाउंट में, फिर उन्होंने वो स्कीम चलाई, और पूरा अभी देखो ये ऑलमोस्ट 48%, यानी अगर एक समय पे तो 51% चले गए थे ये। कुछ 6 साल में उन्होंने पूरा अपना चेंज करके रिटेल लोन पे ला दिया। अभी भी उनका 48% है, आईसीआईसीआई बैंक का 38% है। ये क्यों ये ज्यादा रखते? द रीजन इज सिंपल, क्योंकि जो रिटेल लोन होता, रिटेल डिपॉजिट होता है ना, वो एक सस्ता इनको इंटरेस्ट पे आपको फंडिंग हो जाती है। तो आप बोलोगे तो अपन बाकी सब पहले जहां से लाते थे वहां क्या था, 9-9% था, यहाँ 7%, तो भी 7% बहुत ज्यादा है। जबकि आप कोटक बैंक में और आईसीआईसीआई बैंक में देखोगे तो 4% या उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता सेविंग अकाउंट में। तो आप बोलोगे कि तो अपन इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी ज्यादा होती है ना इसकी। तो वही तो प्रॉब्लम है। अगर आप कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखोगे, तो ये रहा देखिए, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आप देखिए, इसके कितने हैं, 6.37, और आईसीआईसीआई बैंक की 5.02। ठीक है। तो ये है, लेकिन आप बोलोगे तो अपन कॉस्ट इसके ज्यादा है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्यों इसका ज्यादा है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है कि बेसिकली आप जो इंटरेस्ट से कमाते हो, फिर वो आप जो माइनस कॉस्ट करते हो, बेसिकली बाकी सब खर्चे, तो ज्यादा है। लेकिन यहाँ क्या होता है मैं बताता हूँ, यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे मैंने बोला ना कि ये लोग जो एमएफआई लैंडिंग करते हैं या रिटेल को लोन देते, तो वहाँ क्योंकि यील्ड ज्यादा है, ठीक है, वहां से पैसे ज्यादा मिल रहे, तो उतना हाई इंटरेस्ट और डिपॉजिट को भी दे रहे हैं उनको ये, यानी इनको। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होता है मैं बताता हूँ। इस बार नेट इंटरेस्ट मार्जिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का गिरा, थोड़ा टेक्निकल है गाइस, अगर चाहो ना तो इसको जरा रिपीट कर लेना, एक बार सुन लेना। लोन इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है, जैसे आरबीआई रेट कट करती है ना, तो बैंक्स भी अपने नो जो लोन देती है उसका रेट कट करते हैं। ठीक है, लेकिन डिपॉजिट के जो इंटरेस्ट कट होता है ना, वो धीरे धीरे होता है। तो यहां से अगर समझ लो 11% इनको ब्याज मिल रहा है अपने लोन देने, जो लोन एमएसएमई लोन दिया है या जो भी लोन दिया है, पर्सनल लोन दिया, 11% अगर दिया है, और यहाँ से वो 7% दे रहे हैं। अभी जैसे वो इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो 11 का 10 चार्ज करेंगे, 10 का 9 चार्ज करेंगे, लेकिन ये जो डिपॉजिट 7% है, वो तो वहीं का वहीं रह गया, वो धीरे धीरे कम होगा। तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन नैरो होता है। प्लस अगर इनका एसएमई और उन सब में लॉस होता है, तो भी उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन लो होता है। तो इसलिए अगर आप देखो तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखो एक लेवल पे 6.36 था, जबकि वो कम होकर 5.7 गया। और ये देखो, ये आईसीआईसीआई बैंक का कंपैरेटिवली स्टेडी है। द रीजन इज सिंपल, अगर आप हाई इंटरेस्ट देते हो डिपॉजिट के सामने, सेविंग अकाउंट के सामने, और अगर वहां से लोन के रेट कम होते हैं, तो इनको डायरेक्ट हिट होता है। तो ये टेक्निकल चीज आपको समझनी चाहिए। इसलिए आरओई इनका बढ़ नहीं रहा है कंपैरेटिवली। ओके, इवन आरओए भी नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये इतना नहीं कमा पा रहे जितना बाकी सब। आईसीआईसीआई बैंक का क्या है कि उनको यील्ड भी कम है, समझ लो वो 9% ही कमाते, तो सामने 4% ही दे रहे हैं डिपॉजिट में। तो उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा कम है, लेकिन वो कांस्टेंट है। करेक्ट। तो आपको ये समझना है कि क्यों ये ऐसा हो रहा है, तो ये एक वन ऑफ द मेन रीजन है। अगर कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी देखोगे, तो आप देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ऑलमोस्ट 68% है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक का कितना है,
38%, यानी कॉस्ट टू इनकम, यानी जो आपका जो नॉर्मली ऑपरेटिंग कॉस्ट और वो सब जो होते हैं ना, कंपेयर टू जो इनकम मिल रही है उसमें इतना 68%। अब आप बोलोगे तो अपन इतना ज्यादा क्यों है, इतना ऑलमोस्ट डबल जितना। द रीजन इज के आईडीएफसी बैंक अभी भी एक्सपांशन मोड में, ब्रांचेस खोल रही है, ये वो एक्सपांशन कर रही है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी ब्रांचेस खुल गया है, बहुत सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑलरेडी लग चुके हैं, इसलिए उनका बड़े बेस पे उनका सेग्रीगेट हो रहा है। आप समझ रहे हो, तो ये चीज यहाँ हो रही है। तो ये भी आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम होना चाहिए अगर वो आरओई या आरओए उनको बढ़ाना हो। अब देखो आरओई क्या होता है, आरओई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, यानी आपका जो इक्विटी बेस है, ठीक है, उसके ऊपर आपको कितना नो प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो अभी क्या हो रहा है कि क्योंकि ये एसएमई लोन और वो सब की वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ, तो इनका आरओई भी कम हो रहा है। अगर आरओए की बात करें, रिटर्न ऑन एसेट, अभी रिटर्न ऑन एसेट यानी अगर समझ लो एसेट, यानी इन्होंने जितनी भी लोन दी है, ओके, तो वो टोटल जो लोन होती है उस पे कितना रिटर्न आया है। ओके, अभी क्या होता है कि इन लोगों ने हाई यील्ड वाले ज्यादा दिए तो लोन कम दिया है, रील ज्यादा है। ओके, लेकिन इतना रिटर्न नहीं आ रहा है ऑन द एसेट, और उनके बेड डेप्स भी हो रहे हैं, तो आरओई भी इनका काफी कम है। तो ये चीज यहाँ प्रॉब्लम में आ रही कि आरओई आरओई अगर हम लोग बात करें, आरओई पे इन लोगों ने बोला था कि हम लोग को 17 से 20 जाना है, लेकिन वो अभी तक पहुंचे नहीं है। आरओए 2 का बोला हुआ है मैनेजमेंट ने, लेकिन वहां भी नहीं पहुंचे। देखो इनका सीईओ जो है ना वेदना, बहुत ही यानी बहुत ही फेमस है, लेकिन ये सालों से मैं सुन रहा हूँ उस तरह का रिजल्ट नहीं आ रहा है। ओके, अगर आप आरओई की बात करें, क्योंकि इनका क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है, तो वो पूरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आरओई नीचे ला रहा है। ओके, और जबकि मैंने जैसे बोला कि आईसीआईसीआई उस समय के उनका स्केल एफिशिएंसी और एसेट क्वालिटी अच्छी है, तो इसलिए उनका आरओई ज्यादा आता है। आरओई की बात करें तो उनका जो प्रोविजन होता है, ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो एसएमई लोन, उस पर ज्यादा प्रोविजन करना पड़ा है, और जो इनकम कॉस्ट टू इनकम रेशियो ज्यादा की वजह से नींद में भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए इनका आरओई का भी नॉर्मली ज्यादा है। और मैंने जैसे बोला कि बेस छोटा है, बेस छोटे होने की वजह से भी कॉस्ट टू इनकम रेशियो थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो ये दो दिक्कत है। अगर तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन ओवरऑल देखो तो इवन दो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा है, लेकिन उस तरह का बेनिफिट नहीं मिल रहा है आरओई एंड आरओए में। ये थोड़ा देखो ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये समझना आपको बहुत ही जरूरी है। कासा रेशियो जैसे मैंने बोला कि बहुत ही अच्छा बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट 48% ले गए, लेकिन वो भी है, इवन दो उसका लो कॉस्ट डिपॉजिट मिल रहा है, लेकिन अभी भी हाई यील्डिंग डिपॉजिट है, इसलिए वहां थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है। ओके, लोन बुक मिक्स, क्योंकि उनका ज्यादा 80% रिटेल एमएसएमई है, तो थोड़ा भी प्रॉब्लम आता है, इनके यील्ड में प्रॉब्लम होगा, यील्ड में प्रॉब्लम होगा, तो डायरेक्टली आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में प्रॉब्लम होगा। तो इन्होंने अच्छा खासा शिफ्ट तो हुआ है, लेकिन उसका बेनिफिट इनको नहीं मिल रहा है, और इसलिए ये चीज आपको ध्यान है। ऑफ कोर्स कैपेक्स और वो सब बढ़ा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होना चाहिए ना, वो नहीं आ रहा है, और इसके वजह से इनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, जैसे मैंने बोला कि 1.36 के आसपास है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक का 3 के हुआ। क्यों? क्योंकि जो प्राइस टू बुक वैल्यू एक सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है आपके वैल्यूएशन के लिए, क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो मार्केट है ना इनको लो प्रीमियम दे रहा है। जिस दिन वो आरओई अपना बढ़ाएंगे, जिस दिन आरओए बढ़ाएंगे, जैसे आरओई 17-18 के आसपास चला जाएगा, आरओए कुछ 1.82 के आसपास जाएगा, ये स्टॉक ऐसे भागेगा। लेकिन तब तक, लेकिन वो कब आएगा, जैसे मैंने ये सब चीजें बोली वो सुधरेगी धीरे धीरे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन सुधरेगा, इनका जो कॉस्ट ऑफ इनकम नीचे जाएगा, इनका फिर नो एनपीए तो कंट्रोल में ही है, लेकिन कैपेक्स प्रॉपर कंट्रोल में, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा रहेगा। ओके, और सबसे बड़ी बात, जो एमएफआई लैंडिंग और एमएसएमई लैंडिंग में जो स्ट्रेस है वो कम होगा, तब जाके ये धीरे धीरे बढ़ेगा।
अभी क्या हो रहा है कि अगर मैं वैल्यूएशन भी देखूं तो मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट भी देख लो या मैं भी देख लो, तो मैं इनको 1.3 और फाइनेंशियल ईयर 27 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे देखूंगा। उससे ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि ये उस तरह से परफॉर्म नहीं करे। जब तक ये परफॉर्म नहीं करेंगे, ये एक इशू रहने ही वाला है। तो ये जो वैल्यूएशन गैप है आईसीआईसीआई बैंक का और आईडीएफसी बैंक का, क्योंकि सिंपल है। एक सिंपल, जैसे मैंने बोला कि आईसीआईसीआई बैंक 2% से ज्यादा का आरओए दे रहा है, 17 का आरओई दे रहा है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि उनका ज्यादा है, इसलिए वैल्यूएशन आईसीआईसीआई बैंक का ज्यादा है और उसको प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है। ओके। सिमिलरली, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हाई होता है उसका मतलब नहीं कि आपका आरओए सुधरेगा। जैसे इसका नेट ऑफ इंटरेस्ट मार्जिन हाई है, लेकिन आरओए इतना नहीं है, तो वही आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कासा की स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी आईडीएफसी बैंक ने यूज की है, लेकिन अभी तक उन्होंने ने कह सकते हैं कि अभी भी उनका जो कासा ग्रोथ है वो अच्छी है, लेकिन उनका वो कॉस्टली कंपेयर टू पीएस, क्योंकि वो 7% इंटरेस्ट रेट देती है। लोन बुक स्ट्रेटेजी में भी अगर एसएमई लोन या एमएसएमई, देखो क्या प्रॉब्लम होता है, अगर आपको एफडी में डिपॉजिट में 7% देनी है तो आपको यहाँ यील्ड भी ज्यादा देना पड़ेगा ना, इसलिए वो एसएमई और एमएसएमई लोन ज्यादा दे रहे। वहां जब तक वो स्टेडी रिटर्न नहीं हो तब तक प्रॉब्लम आएगा। तो काफी सारी चीजें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को सुधारनी पड़ेगी। जैसे कैसे ना कि ओपेक्स लेवल पे थोड़ा टेक्निकल और स्किल लेवल पे सुधार के नो कंट्रोल करना पड़ेगा। क्रेडिट क्लोज करना पड़ेगा, फिर सेविंग अकाउंट के जो उनके जो रेट्स है वो उसको करना पड़ेगा। रिटेल लोन्स, मॉर्गेज लोन्स थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और धीरे धीरे आरओई को ऊपर ले जाना पड़ेगा, तभी चीजें सुधरेगी। मेरे हिसाब से अभी की जो सिचुएशन है ना, इन सब में टाइम लगेगा। देखिए कुछ भी बोल लो, ये सब बोलने की बात है। ये सब कहते हैं ना कि आईडीएफसी बैंक काफी टाइम से ये चीज बोल रहा था कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से रिजल्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर आपको रिव्यू करना है। सिंपल, जैसे मैंने बोला, आरओई, आरओई का ट्रेंड देखो, क्या वो बढ़ रहा है, क्या इसके एनपीएस कम आ रहा है, क्या क्रेडिट ग्रोथ कंट्रोल में आ रहा है, क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल में आ रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा चल रहा है, तभी आपका ये बढ़ेगा। आई नो मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए ये बोल रहा हूँ। तो तभी आपका, मेरे हिसाब से अभी ऑप्टिमम लेवल पे ऑलरेडी आईडीएफसी बैंक पहुंच चुका है। आई थिंक क्वार्टरली रिजल्ट की राह देखो, फिर आई थिंक यू कैन टेक अ डिसीजन। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट सजेशन फ्रॉम माय साइड। बाय द वे, मैंने जो वीडियो रखा है कमेंट बॉक्स में, वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि स्टॉक पिकिंग कैसे किया जाता है। बहुत ही शानदार वीडियो है, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो गाइस, होप ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे, डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। और आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स डालें, मैं कमेंट बॉक्स से सभी क्वेश्चन जरूर आंसर करता हूँ। एंड आशा करता हूँ आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू देन, बाय बाय।